राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आपका दिल से स्वागत है आपकी अपनी चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी पे। मुझे लगता है आपको ये बिल्कुल नहीं पता होगा कि अगर किसी भी टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग क्रिस्टल क्लियर हो तो उसे याद रखना, मेमोराइज करना उतना ही आसान होता है। एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू विद दैट। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ ऑर्गन एंड ऑफ मेडिसिन, जहां पर हम कर रहे हैं केस टेकिंग फ्रॉम ए.के. दास। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आज के वीडियो को शुरू करते हैं। पिछली 3-4 वीडियोस में हमने देखा है इंट्रोडक्शन से लेकर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ केस टेकिंग, फिर पेशेंट जब क्लिनिक में अराइव करता है तो क्या डूज डोंट एंड क्या केयरफुल इंस्ट्रक्शंस है उनके बारे में, और फिर पिछले वीडियो में हमने देखा था कि अगर आपके पास जो भी पेशेंट आया है वो पहले किसी फिजिशियन के पास जा चुका है तो कौन सी 3 कंडीशन है और उसके बारे में वाइवा में भी पूछ सकते हैं। अगर आपको वो 3 कंडीशन नहीं पता है तो आप जाकर पिछले वीडियोस चेकआउट कीजिए। ए.के. दास में थोड़ा नागेंद्र बाबू से अलग डिस्क्रिप्शन दिया गया है जो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और नागेंद्र बाबू में जो भी डिस्क्रिप्शन दिया गया है वो थियरी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आपको केस टेकिंग है वो दोनों में से याद रखना है, क्योंकि केस टेकिंग इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आप रेपर्टरी में भी केस टेकिंग पढ़ोगे, होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका की जो प्रैक्टिकल लेब्स होगी वहां पर भी आप केस टेकिंग पढ़ोगे। केस टेकिंग हर जगह पर आएगा और हर जगह पर उसमें 2 पॉइंट्स तो नए आपको जानने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो केस टेकिंग आप जितना जान पाओ, जितना समझ पाओ, उतना आपके लिए और आपकी प्रैक्टिस के लिए अच्छा है। सो आज हम करने वाले हैं समरी ऑफ द केस टेकिंग। होप आपको ये वीडियोस बोरिंग नहीं लग रही है। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है देन प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल। अब देखते हैं कि क्या दिया गया है समरी में। सबसे पहले जनरल डायरेक्शंस, यानी कि व्हेन अ पेशेंट कम्स डायरेक्टली, कि पेशेंट आपके पास ही आ रहा है डायरेक्टली। पिछली वीडियो में देखना है उसमें क्या है कि वो कोई फिजिशियन को दिखाकर फिर आपके पास आया है। उसके 3 पॉइंट्स है कि उसमें क्या रीजंस हो सकते हैं। अब हम देखेंगे कि पेशेंट आपके पास डायरेक्टली आ रहा है तो क्या डूज है और क्या डोंट है। डूज के टोटल 8 पॉइंट यहाँ पर मेंशन किए गए हैं और डोंट के टोटल 3 पॉइंट्स। फिर कुछ स्पेशल डायरेक्शंस दिए गए हैं कि आपको क्रॉनिक केस में कौन सी बातों का ध्यान रखना है और एक्यूट केस में कौन सी बातों का ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट ड्यूटी ऑफ द फिजिशियन आफ्टर केस टेकिंग, केस टेकिंग के बाद आपकी ड्यूटी क्या है। और फिर नेक्स्ट पेज से क्वेश्चंस स्टार्ट हो जाते हैं जो हमें कुछ ना कुछ सिखाएंगे। तो फिर हम समरी पहले करते हैं। व्हाट टू डू, यानी कि डूज। The symptom should be written from the following 3 sources. नीचे दिए गए 3 सोर्सेस से आपको सिम्टम को लिखना है। पहला, पेशेंट की कंप्लेंट से। दूसरा, अटेंडेंस रिपोर्ट। अटेंडेंस यानी कि उनके साथ जो भी आया है, उसके मम्मी पापा, भाई बहन, कोई दोस्त, कोई भी उसके साथ आया, उसका क्या कहना है पेशेंट की कंप्लेंट के बारे में, वो भी आपको नोट डाउन करना है। एंड फिजिशियंस ऑन ऑब्जर्वेशन। और तीसरा एंड फॉरमोस्ट इम्पोर्टेंट इज फिजिशियन खुद की जो भी ऑब्जर्वेशंस हैं वो। द एग्जैक्ट एक्सप्रेशन, सेकेंड पॉइंट इज द एग्जैक्ट एक्सप्रेशन यूज्ड बाय द पेशेंट एंड हिज फ्रेंड शुड बी रिटन डाउन एक्यूरेटली। मतलब जो एग्जैक्ट एक्सप्रेशन पेशेंट और उसका दोस्त कि या फिर उसका कोई भी रिलेटिव जो भी उनके साथ आए हैं वो यूज कर रहा है, वो सेम वे में लिखना है आपको एक्यूरेटली। थर्ड इज एट द बिगिनिंग द फिजिशियन एडवाइजेस देम टू स्पीक स्लोली। फिजिशियन को केस टेकिंग शुरू होने से पहले ही उनको बता देना है कि आप थोड़ा धीरे बात करना, धीरे धीरे बताना, ताकि मुझे जो भी इंपॉर्टेंट लगे मैं लिखता जाऊं। Fourth one is the physician should note down the important parts of what the speaker says. जो फिजिशियन है उसको नोट डाउन करना है जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट उसको लग रहा है कि हाँ ये जो स्पीकर बता रहा है उसमें ये इंपॉर्टेंट है, ये कैरेक्टरिस्टिक है, ये इंडिविजुअलिस्टिक है, तो उसको वो सारी चीजें नोट डाउन करनी है। फिफ्थ वन इज ही शुड बिगिन अ फ्रेश लाइन विथ एवरी न्यू सर्कमस्टेंसेस मेंशन्ड वन बिलो द अदर। मतलब हर एक नई चीज जो पेशेंट बता रहा है उसके लिए नई लाइन से स्टार्ट करना है और एक के बाद एक चीजों को लिखना है और बीच में थोड़ी जगह छोड़नी है, ताकि जब आप उस सिम्टम को कंप्लीट सिम्टम बनाओ तो आप उसमें कुछ चीजें ऐड कर पाओ। एंड सब्सिक्वेंटली व्हेन मोर एक्सप्लिसिटली एक्सप्लेन्ड बी एडेड अप, यानी कि वही मैंने जो बताया अभी कि आप ऐड कर पाओ अपनी तरीके से। एक बार आपने अच्छे से समझ लिया तो यू कैन राइट बाय योर ओन। आप ये वीडियो ऐसा आपको लगे कि अभी भी समझ में नहीं आया, फिर से एक बार देखो, एक बार अपने आप से पढ़ो, एक बार पढ़ने के बाद वीडियो देखो, एक बार लिखो, एक बार अपने आप से समझने की ट्राई करो। इतने में तो एक बार में ही समझ में आ जाएगा। देखने जाओ तो ऑर्गेनन वैसे ईजी ही है, वी कॉम्प्लिकेटेड इट कि नहीं समझ में आता। ठीक है, सो
The physician is to remind the patient in general terms when in his narrations he omits to say anything about several parts and functions of the body or about his mental state. फिजिशियन को ये याद करना है कि पेशेंट ने जनरल टर्म्स में कहाँ कहाँ कौन सी बातों के बारे में बताया है, यानी कि कोई पार्ट्स के बारे में बताया है, उस पार्ट्स के कोई फंक्शंस के बारे में बताया कि ये बॉडी पार्ट के मतलब डाइजेशन से रिलेटेड कि इंडाइजेशन है, कॉन्स्टिपेशन है, ऐसा कुछ, या फिर अगर कोई मेंटल स्टेट के बारे में बताया तो उसको फिजिशियन को थोड़ा ध्यान से उसको और डिटेल में जानने की कोशिश करनी है। लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटी, कॉन्कॉमिटेंट, कॉजेशन, फिर ड्यूरेशन, ये सब कुछ जानना है उन पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में। Special questions are to be asked only when the physician feels that peculiar, uncommon and characteristic symptoms of the case has not yet come out in the case taking. यानी कि फिजिशियन को और क्वेश्चंस पूछने हैं अगर उसको ऐसा लग रहा है कि पेशेंट ने जो भी सिम्टम्स बताया उसमें कुछ भी पिक्यूलियर, अनकॉमन, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स फिजिशियन को नहीं मिले हैं, तो फिजिशियन को आगे और क्वेश्चंस पूछकर केस टेकिंग को कंप्लीट करना है। एंड 8 इज फाइनली द फिजिशियन हैज टू नोट डाउन हिज ओन ऑब्जर्वेशन अबाउट द इंडिविजुअल पिक्यूलरिटी ऑफ द पेशेंट इन डिसीज एंड हिज हेल्थ। सो फिजिशियन ने पूरे केस टेकिंग के प्रोसेस के दौरान जो भी ऑब्जर्वेशंस की कि हेल्दी था ये पर्सन तब क्या चीज़ थी, डिस स्टेट में क्या चीज़ है, और जो भी पिक्यूलर इंडिविजुअलिस्टिक चीज़ पेशेंट में से फिजिशियन ने नोटिस की है वो सारी चीज़ों को भी उसको मेंशन करना है। दिस इज व्हाट फिजिशियन हैज़ टू डू। नाउ व्हाट ही हैज़ नॉट टू डू। डोंट इंटरप्ट अनलेस द नरेटर वंडर ऑफ टू अदर मैटर्स। मतलब कि आपको तब तक किसी भी पेशेंट को इंटरप्ट नहीं करना है जब तक वो एक मैटर को ख़त्म कर दे और दूसरे मैटर को स्टार्ट करने वाला हो। डोंट आस्क एनी डायरेक्ट क्वेश्चंस दैट कैन बी आंसर्ड बाय येस और नो। आपको लीडिंग क्वेश्चंस नहीं पूछने हैं जिसके आंसर्स आपको डायरेक्टली येस और नो में मिले। डोंट आस्क एनी क्वेश्चंस लीडिंग क्वेश्चंस दैट इटसेल्फ सजेस्ट एन आंसर। ऐसे क्वेश्चन भी नहीं पूछने हैं जिस क्वेश्चन में ही उसका जवाब छुपा हो। क्या आपको बुखार तो नहीं आया था उसके बाद? हाँ, बुखार आया था। तो ऐसे कुछ लीडिंग क्वेश्चंस नहीं पूछने हैं जिसमें आंसर उसमें ही छुपा हो, या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस टाइप के क्वेश्चन भी नहीं पूछने हैं। बी, व्हेन पेशेंट कम्स फ्रॉम अदर फिजिशियन। अब पेशेंट ए हमने देखा कि पेशेंट कमिंग डायरेक्टली, अब है बी कि पेशेंट है वो कोई दूसरे फिजिशियन के पास विजिट करके फिर आया है आपके पास। तो उसमें 3 पॉइंट्स। फर्स्ट वन इज इन क्रॉनिक डिसीज द ओरिजिनल डिसीज पिक्चर इज टू बी ऑब्टेन्ड बाय रिफरिंग टू द ओरिजिनल सिम्टम्स appearing before taking the medicine or after discontinuing it for several days when the medicinal effect go away, which is given in the aphorism 91. यानी कि आपके पास जो भी पेशेंट आया है वो अगर के पहले किसी फिजिशियन के पास जाकर आया है और अगर उसका जो डिसीज है वो क्रॉनिक कैरेक्टर का है, तो आपको ये बातें ध्यान रखनी है कि वो डिसीज जिसके लिए वो पहले किसी फिजिशियन के पास गया था और दवाई ली थी, तो वो दवाई लेने से पहले के सिम्टम्स क्या थे, वो दवाई बंद की उसके कुछ दिनों बाद के सिम्टम्स क्या थे, ये सिम्टम्स को आपको मेंशन करना है टू नो कि ओरिजिनली सिम्टम्स क्या है। मेडिसिन को डिसकंटिन्यू करने के बाद भी सिम्टम्स की इफेक्ट, मेडिसिन इफेक्ट चली गई फिर भी जो सिम्टम्स आए उसके बेसिस पर आप ओरिजिनल नेचर को पहचान पाओगे। तो आपको वो सिम्टम्स को नोट डाउन करना है जो बिफोर टेकिंग द मेडिसिन एंड आफ्टर सेवरल डेज ऑफ स्टॉपिंग द मेडिसिन डेवलप हुए हैं, उन सिम्टम्स को नोट डाउन करना है। फिर दूसरा पॉइंट है इन एक्यूट डिसीज विच आर ऑफ रैपिड कोर्स अ कंप्लीट पिक्चर of the congenital malady, that is of disease and of drug used, is to be taken into account and a suitable homeopathic medicine is to be prescribed। यानी कि अगर कोई भी एक्यूट डिसीज है या फिर कोई भी क्रॉनिक डिसीज में एक्यूट एक्सर्शिबेशन हुआ है, यानी कि ऐसे सिम्टम्स डेवलप हुए हैं जो रैपिड कोर्स के हैं, मतलब फटाफट डेवलप हुए हैं, सीवियर हैं, और जो उसका कंप्लीट पिक्चर है वो ड्यू टू कॉन्जेंट मेलेडी है, यानी कि जो डिसीज है वो ओरिजिनल स्टेट में कुछ और था, ड्रग यूज करने के बाद अब वो और वर्स हो गया है। तो जो कॉन्जेंट मेलेडी है वो कंप्लीट, उसके बेसिस पर आपको कंप्लीट ड्रग पिक्चर बनाना है और उसके बेसिस पर वो कॉन्जेंट टोटालिटी के बेसिस पर आपको सुटेबल होम्योपैथिक मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करना है। ये दिया गया है 92 एफोरिज्म में। And the third point is an obvious cause may be present in an acute or a chronic disease which is to be ascertained। यानी कि एक ऑब्वियस कॉज कई बार प्रेजेंट होता है कोई भी एक्यूट या क्रॉनिक डिसीज की वजह से, जो जानना पहचानना इंपॉर्टेंट होता है, विच इज मेंशन्ड इन द एफोरिज्म 93। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। होप दिस विल हेल्प टू यू। अब स्पेशल डायरेक्शंस क्या है?
chronic cases, first, consideration of causative factor or maintaining factor by inquiring the personal history of the patient. जो भी क्रॉनिक केसेस हैं, मतलब हैनेमन ने हमने देखा था नागेंद्र बाबू में कि जो एक्यूट और क्रॉनिक केसेस की डिफरेंशिएशन क्या है, कैसे करोगे आप केस टेकिंग, और ज़्यादातर यहाँ पर जो केस टेकिंग में ध्यान रखने वाली बातें हैं वो रिलेटेड टू क्रॉनिक डिसीज है, क्योंकि क्रॉनिक केसेस और क्रॉनिक डिसीज की जो केस टेकिंग है उसमें ही थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। तो जो क्रॉनिक केसेस हैं उसमें आपको सबसे पहले तो कॉजेटिव फैक्टर क्या है, एलिमेंट्स फ्रॉम क्या है, मेंटेनिंग कॉज अगर प्रेजेंट है तो वो क्या है, वो आपको चेकआउट करना है बाय इंक्वायरिंग द पर्सनल हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट विच इज गिवन इन द एफोरिज्म 94, 91, 92, 93 द 3 पॉइंट्स विच आर मेंशन्ड फ्रॉम कि पेशेंट अगर किसी फिजिशियन को विजिट करके आ रहा है तो 94 में दिया गया है आइडेंटिफाई द कॉज, कॉजेटिव फैक्टर या फिर मेंटेनिंग कॉज बाय इंक्वायरिंग द पर्सनल हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट। नाउ इन द एफोरिज्म 95, केयरफुल अटेंशन टू माइन्यूट पर्टिकुलर बाय इन्वेस्टिगेशन circumstantiality and accessory symptoms। केयरफुल अटेंशन दिए आप छोटी सी छोटी डिटेल्स पे, छोटी सी छोटी पर्टिकुलर चीज़ पे उसको इन्वेस्टिगेट करिए, उसके सर्कमस्टेंसेस को देखिए और उस सर्कमस्टेंसेस की वजह से अगर कोई एसेसरी सिम्टम्स प्रोड्यूस हुए हैं, एसेसरी सिम्टम्स ऑफ द डिसीज या फिर एसेसरी सिम्टम्स ऑफ द मेडिसिन, जो भी कुछ एसेसरी सिम्टम्स डेवलप हुए हैं वो आपको देखने हैं कि वो कौन से हैं। केयरफुल अटेंशन टू माइन्यूट पर्टिकुलर्स बाय इन्वेस्टिगेटिंग सर्कमस्टेंशियलिटी एंड एसेसरी सिम्टम्स। नाउ थर्ड पॉइंट इज causation in collecting the exact symptoms from hypochondriac and indolent patient। यानी कि जो हाइपोकॉन्ड्रियक पेशेंट्स हैं वो जो छोटी सी छोटी बीमारी भी उसको बहुत बड़ी लगती है, जो अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस है, तो ऐसे कुछ हाइपोकॉन्ड्रियक पेशेंट्स होते हैं और कुछ पेशेंट्स होते हैं जो इंडोलेंट हैं। तो ऐसे इंडोलेंट पेशेंट्स यानी कि मतलब कि कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो छोटी से छोटी बात को भी बहुत ज़्यादा कंसिडर कर लेते हैं, वो ऐसा ही मानते हैं कि वो बीमार है चाहे उनको कुछ भी नहीं हुआ हो। सो कॉजेशन इन कलेक्टिंग द एग्जैक्ट सिम्टम्स फ्रॉम हाइपोकॉन्ड्रियक पेशेंट, मतलब वो हमेशा अपनी बात को बढ़ाकर ही बोलेंगे। एंड इंडोलेंट पीपल यानी कि जो पीपल बहुत ही ज़्यादा लेजी है, उसको कुछ पड़ी ही नहीं है अपनी बॉडी की, वो इतने ज़्यादा लेजी कि वो सोच कर आपको बताएंगे भी नहीं कि उनको एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो ऐसे पेशेंट्स के पास से एग्जैक्ट सिम्टम्स कलेक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट है। कॉजेशन यानी कि सावधानी से आपको काम करना है। इन्वेस्टिगेशंस ऑफ द सिम्टम्स ऑफ द सोरा, और फिर आपको इन्वेस्टिगेशंस करानी है अगर आपके पास सोरा के सिम्टम्स आ रहे हैं तो। अब बात है, ये बात थी क्रॉनिक डिसीज की, अब बात है एक्यूट डिसीज की। फर्स्ट इज लेस इंक्वायरी टू बी डन इन एक्यूट डिसीज एज दे आर स्पॉन्टेनियसली डिस्क्राइब्ड। तो एक्यूट डिसीज हैं वो अभी हुए हैं, तो पेशेंट को जो भी सिम्टम्स एक्चुअली डेवलप हो रहे हैं, जो फील हो रहे हैं, वो बताना इजी है, तो उसमें आपको उतनी ज़्यादा इंक्वायरी करने की ज़रूरत नहीं है। जो है वो आपके सामने है, पेशेंट को याद भी होगा, तो थोड़ी ही इंक्वायरी पे आपको सब कुछ पता चल जाएगा। सेकेंड में 2 पॉइंट है, ए एंड बी। ए पॉइंट इज इन द एपिडेमिक एंड स्पोरेडिक डिसीज कंसिडरेशन इज टू बी मेड एज अ न्यू एंड अननोन वन। कोई भी एपिडेमिक डिसीज है या फिर स्पोरेडिक डिसीज है, क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज अच्छे से किया होगा तो आपको सब डिफरेंशिएशन पता होगा, उसके भी वीडियोस आने वाले हैं जल्दी से, क्लासिफिकेशन के भी। स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। सो एपिडेमिक और स्पोरेडिक डिसीज जो है उसको भी कंसीडर करने के लिए आपको हर एक केस को न्यू और अननोन केस की तरह ही समझना है, तो ही आप जाकर उसकी एक अच्छी रेमेडी है वो ग्रुप रेमेडी निकाल पाओगे। सो बी इज इन्वेस्टिगेशन ऑफ सेवरल पेशेंट्स जीनस एपिडेमिकस। अच्छे से निकालने के लिए आपको हर एक केस को एज अ न्यू केस ही कंसिडर करना है। ओके, सो बी इज इन्वेस्टिगेशन ऑफ सेवरल पेशेंट्स ऑफ different constitutions in order to obtain the characteristic portrait of epidemic or sporadic disease। आप ऐसे पेशेंट्स का इन्वेस्टिगेशन कराओ जिनके कॉन्स्टिट्यूशंस अलग अलग है, तो आप कैरेक्टरिस्टिक पोर्ट्रेट निकाल पाओगे एपिडेमिक और स्पोरेडिक डिसीज का। इसके बेसिस पर भी आप जीनस एपिडेमिकस निकालने में आपको हेल्पफुल होगा। सो एक्यूट केसेस में क्या है, लेस इंक्वायरी पे आपको पता चल जाएगा, और फिर एपिडेमिक और स्पोरेडिक डिसीज के बारे में बताया गया है कि उसमें आपको क्या करना है। नेक्स्ट, ड्यूटी ऑफ द फिजिशियन आफ्टर केस टेकिंग। केस टेकिंग के बाद फिजिशियन की क्या ड्यूटी है। फर्स्ट इज इन्वेस्टिगेशन ऑफ द सोरा। अगर पेशेंट में आपको सोरा मायासम मिल रहा है तो उसके कुछ बेसिक इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, वो आपको करवाने हैं, इन्वेस्टिगेशंस ऑफ द सोरा। सेकेंड इज ए
पिकिंग अप द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स इन ऑर्डर टू सिलेक्ट होम्योपैथिक रेमेडी। अब आप क्या करोगे, आपने केस टेकिंग कर ली, उसमें से जो भी कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स हैं उसके बेसिस पर आप एक टोटालिटी बनाओगे और उस टोटालिटी के बेसिस पर, उस डिजीज पिक्चर के बेसिस पर आप एक ड्रग पिक्चर के ढूंढोगे और उसके बेसिस पर आप एक सिमिलर सिमिलबस क्यूरेंचर यानी कि सिमिलम होम्योपैथिक रेमेडी को प्रिस्क्राइब करोगे। दूसरा पॉइंट है रिकॉर्डिंग व्हेन द पेशेंट कम्स इन द सेकेंड टाइम द फिजिशियन हैज टू। अब दूसरी बार जब पेशेंट आपके पास आएगा फॉलोअप में, तो आपको क्या करना है, मार्क द सिम्टम्स स्टिल एग्जिस्टिंग, जो भी सिम्टम्स अभी भी प्रेजेंट है उसको टिक करना है। एड न्यू सिम्टम्स इफ अपीयर्ड, अगर कोई नए सिम्टम्स प्रोड्यूस हुए हैं तो उसको भी आप लिखोगे। स्ट्राइक आउट द सिम्टम्स रिमूव, और फिर जो भी सिम्टम्स चले गए हैं उसको आप रिमूव कर दोगे। हेंस अ फ्रेश एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट शुड बी डन एंड अ सेकेंड मेडिसिन इज टू बी प्रिस्क्राइब्ड ऑन द बेसिस ऑफ न्यू टोटालिटी ऑफ द केस। तो अब एक क्या है, फ्रेश एग्जामिनेशन करोगे आप पेशेंट का और उसके बेसिस पर अगर कोई सेकेंड मेडिसिन आपको लग रही है तो वो नई टोटालिटी की बेसिस पर आप वो न्यू मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करोगे। अगर सेम मेडिसिन आ रही है तो आप वो सेम मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करोगे। होप दिस विल बी हेल्पफुल। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हम इस वीडियो को अभी तो यहीं पर एंड कर रहे हैं, समरी को 15 मिनट्स की वीडियो हो गई है एक्चुअली। सो नेक्स्ट वीडियो से हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी हार्म इफ द फिजिशियन आस्क्ड सजेस्टिव क्वेश्चन, मतलब क्या ही बिगड़ जाएगा अगर फिजिशियन सजेस्टिव क्वेश्चन पूछेगा। तो ऐसे कई सारे डाउट्स होंगे आपके केस टेकिंग के सारे पॉइंट्स पढ़ने के बाद। आप एंड तक, मतलब अभी 10 से लेकर 21 या फिर 22 पेज नंबर तक केस टेकिंग क्वेश्चंस ही दिए गए हैं। ये क्वेश्चंस खत्म होते ही केस टेकिंग 50 से ज़्यादा % तक आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा। फिर आप इसको 2-3 बार पढ़ोगे तो 70-80% तक क्लियर हो जाएगा और जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे तो आपको 100% में समझ आ जाएगा। तो अभी नेक्स्ट वीडियो से हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए टाटा सी बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू। Thank you so much guys for watching this video till now. Also give your valuable feedbacks and suggestions in comment section और हाँ, like करना, share करना and subscribe करना गलती से भी मत भूलना। Stay tuned, take care। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।